students, my name is Ankita Banerjee and you are watching Science Class Ankita. So आज हम NCERT का चैप्टर नहीं पढ़ रहे, आज हम एक IIT का क्वेश्चन समझेंगे और इस क्वेश्चन में हम बेसिकली जो पॉइंट चार्जेस है, कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल है, वो सॉल्व करेंगे. सो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि कोई दो चार्जेस के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है उन्हीं के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है उसका फोर्स कितना आपका रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब आपका इक्विवेलेंट फोर्स कितना आ रहा है वो बता रहा है. पर हमको ये देखना इंपॉर्टेंट रहता है कि जब हम लोग के पास मल्टीपल चार्जेस रहते हैं तो मल्टीपल चार्जेस होने के बाद आपका जैसे कूलम्स लॉ में कोई दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स आ रहा था, पर मल्टीपल चार्जेस में दो चार्जेस नहीं रहेंगे, दो से ज़्यादा चार्जेस रहेंगे. दो से ज़्यादा चार्जेस होने की वजह से हमारे पास फोर्स भी एक नहीं होगा, दो तीन फोर्स आएंगे. तो अकॉर्डिंग टू द चार्ज फोर्स भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक मतलब मान लो कि कोई Q1 चार्ज है, कोई Q2 चार्ज है. सो Q1 और Q1 Q2 में जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 में उतना ही फोर्स लगाएगा. ये तो एक फोर्स निकल गया. अब वो फोर्स आपका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम कूलम्स लॉ के स्टेट समझेंगे और बाकी हमारे पास जो मल्टीपल चार्जेस के फोर्स रहेंगे वो फोर्स का जो सम होता है वो सम ही आपका जो फोर्स मतलब एफ नेट होता है उसका इक्वलेंट रहता है. तो हम इसका बेसिकली जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन में हम जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मल्टीपल चार्जेस, वो मल्टीपल चार्जेस को हम ये NCERT के चैप्टर में समझेंगे. अभी एक IIT का जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन जितने सॉल्व होते जाते हैं उतने इजी हो जाता है आपका प्रैक्टिस. सो याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन के थ्रू जो मेथड्स रहते हैं वो मेथड्स भी अलग अलग तो होते हैं, पर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होनी चाहिए, वही समझेंगे. इस क्वेश्चन का दो मेथड से आज हम पढ़ेंगे. सो उसमें से आपको जो ईजी लगे आपको करना. ओके, सो क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो क्या है. 4 equal point charges each of 16 microcoulomb are placed on the four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charge. मतलब यहाँ पर एक काम करेंगे, ये थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे, डायग्राम को समझने के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ये मिटा देंगे क्योंकि जगह बहुत कम है. सो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है. अब ये स्क्वायर में आपका क्या है, पॉइंट चार्जेस है कॉर्नर्स में. सो मान लीजिए कि यहाँ पर एक Q1 पॉइंट है, यहाँ पर एक Q2 पॉइंट है. ये चार्जेस है ना कॉर्नर्स में प्लेस्ड. यहाँ Q3 चार्ज है, यहाँ Q4 चार्ज है. अब Q1 Q4 Q2 Q3 ऐसे चार कॉर्नर्स में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं. अब हमको देखना है कि ये चार्जेस के जो रेडियाई है मतलब रेडियस है वो एक्चुअल में कितने हैं. तो ये आपका सब चार्जेस के जो लेंथ है वो लेंथ आपका इक्वल रेडियस के विच इज 0.4 मीटर, 0.2 मीटर. और जो हमारा मतलब जितना चार्ज है सब पॉइंट चार्जेस का वो सेम है विच इज 16 माइक्रोकूलम, मतलब 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. तो हमको चार्जेस समझ में आ गए, हमको डिस्टेंस समझ में आ गया चार्जेस के बीच का. अब हमको फाइंड करना है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज में कितना फोर्स लगेगा. तीनों फोर्स मतलब तीनों पॉइंट चार्जेस के मतलब तीनों पॉइंट चार्जेस के वजह से. तो किसी भी एक पॉइंट चार्जेस को आप कंसिडर कर सकते हो, ये आपको जो अच्छा लगे. सो अगर ये वाला हम पॉइंट चार्जेस को देखें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर Q1 के वजह से Q4 में एक चार्ज जनरेट हो रहा है. हमें पता है कि सब पॉजिटिव चार्ज ही है. सो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स आएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव हो जाएगा. और ये आपका F4 ड्यू टू 1 लिखेंगे हम, F4 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू मतलब फोर्स ऑन Q ड्यू टू फोर्स ऑफ Q4 ड्यू टू Q1 ऐसे लिखना है. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं. Q3 की वजह से Q4 में एक चार्ज आएगा, Q1 हो गया. अब Q3 की वजह से Q4 में एक चार्ज आएगा, वो भी ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होगा. इसका हम बोलते हैं फोर्स ऑन Q4 F4 ड्यू टू 3. तो F4 इसका हम डायरेक्शन को शो करेंगे. सब वेक्टर फॉर्म में है तो सबके ऊपर का वेक्टर साइन भी नहीं देना भूलना. अब Q2 की वजह से भी Q4 में एक चार्ज आएगा, जनरेट होगा, तो यहाँ पर भी एक फोर्स आएगा. पर ये वाला जो फोर्स है वो आपका ये जो स्क्वायर है उसका डायगोनल के थ्रू निकलेगा. मतलब हम बोलेंगे कि जो आपका मतलब
Q2 की वजह से Q4 में चार्ज आएगा, विच इज़ एक्चुअली यहाँ पर F नेट दिखाएंगे, सो यहाँ पर मैं F डैश को लिखने वाली हूँ, और इसके बीच में कहीं आपका F4 रहेगा, F14 ड्यू टू 2, जैसे इट इज़ ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये अंदर की तरफ है, ऐसा मत समझना कि ये शायद अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी बाहर जाएगा और ये रेडियली आउटवर्ड ही होगा, जैसे F43 और F41 है। अब हमारे पास, हाँ, और ये भी वेक्टर फॉर्म में है। अब जो हमारा F नेट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, न्यू मतलब फोर्स विच इज़ द सम ऑफ ऑल फोर्स F डैश, मतलब इनका जो वेक्टर फॉर्म होगा, मतलब मान लो कि यहाँ पर हमारे पास F43 एक ग्राफ बनेगा, F41 एक ग्राफ बनेगा, दोनों ग्राफ के बीच में हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है विच इज़ 90 डिग्री एंगल। तो इस 90 डिग्री एंगल के बीच में 45 डिग्री एंगल का एक लाइन जा रहा है, जो लाइन दोनों के बाइसेक्टर के टूवर्ड्स है। ये हमारा न्यू फोर्स का एंगल है विच इज़ F डैश, और ये F डैश जो है वो F43 प्लस F41, F43 प्लस F41 प्लस F42 के इक्वल है। तो मैं ऐसे अरेंज करके लिख रही हूँ, F41 प्लस F42 प्लस F43। अच्छा, अब जो हमारा F डैश है और F2 है, मतलब F42 है, वो कहीं कहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सेम लाइन में ले कर रहे हैं। जैसे F42 है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जो F डैश है, जो हम लोग दो F43 और F41 के बीच में स्टैंड हो रहा है, वो भी आपका सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो F डैश है और F42 है वो कहीं ना कहीं सेम डायरेक्शन में जाने की वजह से इन दोनों का जो वेक्टर है वो हम प्लस कर सकते हैं। हमें पता है कि कोई सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स मूव करते हैं तो हमको इसको एक वेक्टर में लाने के लिए इन दोनों को सम करना पड़ता है। वैसे ही हम जब इन दोनों का रिजल्टेंट लाएंगे तो F डैश को F42 के साथ एक सम बना के जो हमारे पास न्यू रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उसी फोर्स का हम अगेन कॉस, जो आपका अंडर रूट कॉस का जो फॉर्मूला रहता है उसके थ्रू हमारा F नेट निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो एक्चुअली F41 प्लस F43 का जो वेक्टर सम है उसके इक्वल है। तो हम F42 और F42 और F डैश को प्लस करने वाले हैं बाद में। पहले हम F41 प्लस F43 का वेक्टर सम निकालेंगे। तो इसको मिटा दें, इससे पहले आपको ये समझ में आ गया कि क्यों इनका वेक्टर फॉर्म निकल रहा है, क्यों F42 को हम बाद में सॉल्व करेंगे इजी बनाने के लिए। अच्छा, इसका हम नेक्स्ट मेथड भी देखेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि इन तीनों का भी सम हो सकता है, पर वो वेक्टर एनालिसिस के थ्रू हो सकता है। इसमें हम पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे, इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि एक रे में दो सेम वेक्टर्स का अलाइनमेंट कैसे हमारे पास न्यू फोर्स का जनरेट हो रहा है, और वो फोर्स जब हम प्लस कर रहे हैं towards the to another resultant force formula, so then we can get the new F net which is the answer of the last force formula which is the main force generated। तो हम इसको सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम को फिर से बनाने की ज़रूरत है। हाँ, डायग्राम यहाँ मैं छोटे से बना दूँगी और देन हम इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह है, पर कैलकुलेशन करते करते इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको मतलब हार्ड नहीं लगेगा। डेसिमल भी आपको आता होगा, वही डेसिमल का थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके, सो हमारे पास जो डायग्राम था वो कुछ इस तरह का था, which is all same charges, 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम। सो यहाँ पर मैं बना देती हूँ। ये आपका एक रेडियली आउटवर्ड्स था, ये आपका एक रेडियली आउटवर्ड्स निकला था, डायगोनल के थ्रू आपका एक रेडियली आउटवर्ड्स निकला था, है ना। अब यहाँ से निकल रहा है। ओके, सो अगेन यहाँ से आपका जो फोर्स है वो नाम पड़ा था एज इट इज़ F4 due to 3, so it is F43, it is F42, it is F dash, and in between F dash का same alignment we were having F42। so हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ये भी 16 माइक्रोकूलम का ही है। अच्छा, अब हमको एक चीज़ देखना है कि स्क्वायर में ये जो लाइन होता है
ये हम देख रहे हैं कि इससे ये वाला वेक्टर का एक रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर ये रिलेशन बनने के कारण आपका जो शेप स्क्वायर शेप था उसमें एक चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आया है कि इनमें चार्जेस डायरेक्टली कनेक्ट होने की वजह से एक रिलेशन बना है जो कट कर दे रहा है स्क्वायर को। फोर साइड्स का चीज़ को टू साइड्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम स्क्वायर का जो हाफ साइड कटिंग रेडियस रहता है उसको हम √2 टाइम्स ए से लिखते हैं इसके लेंथ को। √2 टाइम्स ए एक्चुअल में क्या है, √2 इंटू मतलब √2 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √a² प्लस a² ही आपका √2a है। सो ये आपका जो स्क्वायर का डायगोनल रहता है उसके लेंथ के इक्वल है। सो √2a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस a²। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि फर्स्ट में हमारे पास कौन सा फोर्स है। सो फोर्स का फॉर्मूला से F डैश हम निकालेंगे। सो F डैश निकालने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि F डैश का इक्वल क्या क्या है। सो F डैश का इक्वल 4 2 है प्लस F4 3 है। हमें पता है कि F42 प्लस F43 का अलग से फोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑल फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम चार्जेस। सो यहाँ पर हम फोर्स ऑन मतलब जो फर्स्ट रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या है, √F42 प्लस F43 प्लस 2F1 F2 F3 कॉस 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों, सो 90 डिग्री। हमें बताएं कि cos 90 इज इक्वल्स टू 0 होता है। सो इसका पूरा का सम 0 आ जाएगा। सो F डैश इज इक्वल्स टू √F42 प्लस F43 है ना। F डैश इज इक्वल्स टू √ अगर हम F42 इज इक्वल्स F42 इज इक्वल्स F43 इज इक्वल्स F लगा लें। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि F42 और F43 दोनों ही इक्वल है एक कॉमन फोर्स के साथ। सो हम इन दोनों को लिखेंगे F के ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड एंड चार्ज वी कैन एज्यूम इट सेम फोर्स। सो √F प्लस F इज इक्वल्स टू इसका आंसर आ जाएगा 2F, जिसमें से स्क्वायर में थे दोनों, स्क्वायर होता है 2F स्क्वायर। तो हम अगर F को बाहर निकालें तो √2 विल बी द आंसर ऑफ दिस। अच्छा, जो फोर्स है वो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। फर्स्ट फोर्स के लिए हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, सो वी हैव टू पुट द एक्चुअल फॉर्मूला। √2 यहाँ पर आपका इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि ये एक रिजल्टेंट फोर्स है। सो रिजल्टेंट फोर्स में आपका √2 एज अप्रॉक्सीमेटली 1 कंसिडर होगा। सो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो F डैश इज इक्वल्स टू F का फॉर्मूला क्या लगेगा, KQ² अपॉन R²। अच्छा, ये कौन सा R² है, ये वो वाला R² है जो आपका F डैश में लगेगा, मतलब जो हमारा यहाँ लग रहा है। ठीक है, सो इट इज़ दिस फॉर्मूला। सो हमें पता है कि यहाँ पर जितने भी लाइंस बन रहे हैं वो एक्चुअल में इन लाइंस का ही कॉर्नर से होके गुजर रहा है। सो यहाँ का कितना मेजरमेंट था हमारे पास, 0.2 मीटर। सो यहाँ पर भी जितने लाइंस बन रहे हैं वो भी 0.2 मीटर ही होंगे। सो 0.2 मीटर आपका ये वाला रेडियस का वैल्यू रहेगा, इनटू आपका कितना है √2 बन जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पता है कि √2 का जो वैल्यू रहता है वो आपका 1.414 समथिंग आता है। सो इसका हम अप्रॉक्सीमेटली 1 समझ सकते हैं। सो वी कैन टेक इट एज 1 एंड समथिंग, मतलब सम नंबर, एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड with 1 is always given as to be same number. So यही आपका आंसर आएगा। So F dash is equals to KQ² अपॉन R² where K is equals to 9 into 10 to the power 9। अच्छा, एक साथ लिखते हैं। F dash is equals to 9 into 10 to the power 9 into Q कितना था, 16 into 10 to the power -6 था क्योंकि माइक्रो कूलम का फॉर्मूला होता है। अपॉन में
आपका आर स्क्वायर है, हाँ, और ये वाला जो होल बना हमारे पास वो स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर क्यू स्क्वायर है और Q1 Q2 भी इक्वल है, हमें पता है कि फोर्स इक्वल है तो चार्जेस भी इक्वल भी होंगे, रेडियस भी इक्वल होंगे, विच इज़ 0.2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा टोटल, वो हम काउंट करके देखेंगे, विच इज़ 9 इंटू 256 16 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻1 आएगा। इन सबको ओपन करके सॉल्व कर लीजिए। अब हमारे पास 0.2 का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.04। हमने इसका पूरा सॉल्व करके आंसर लाया था, सो 4 विल बी द डिनोमिनेटर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगेन 256 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तब हमारे पास कितना आंसर आएगा, 545 प्लस 5 50 का 5, 2 9 से 18 प्लस 5 23 पॉइंट। अच्छा, इसको हम अगेन 4 से डिवाइड करना है बाकी है, सो 4 डिवाइडेड बाई 2304, 4 5 सा 20, 4 7 सा 28, अगेन 4 6 सा, सो 576 है ना। अच्छा, 576 और यहाँ पर आपका कितना था, 256 into 9, so it will be 57.6। क्यों? क्योंकि इसका हमने पॉइंट में नहीं लिया था, हमारे पास एक 10⁻⁻1 था, तो हमारे पास अगर टोटल ये वाला आंसर आएगा इंटू 10⁻⁻1 करेंगे तो 576 अपॉन 10 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 57.6 न्यूटन। वहाँ पे 57.6 न्यूटन, ठीक है। सो आपका जो फर्स्ट एफ डैश का वैल्यू आएगा, इट इज़ इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ 57.6 न्यूटन। सो हमको एफ डैश मिल गया। अब हमको F2 निकालना है, विच इज़ लिटिल बिट हार्ड बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द डायगोनल। सो इसका आपका जस्ट सब सेम ही रहेगा, बस आपका जो रेडियस है उसका वैल्यू में √2 एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा, अब हम F2 का निकालेंगे। सो F42 वेक्टर फॉर्म में है, सो यहाँ पर भी आपका सेम वही हो जाएगा जो आपका आंसर आना था, विच इज़ F42। सो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा वही, जैसे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया था, ये एक कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट था, इनका रिजल्ट आ गया था विच इज़ इक्वल्स टू एफ डैश। अच्छा, हमारे पास F42 है, सो F42 का भी अगर हम सेम आंसर लाने की कोशिश करें, सो वी विल हैविंग क्यू स्क्वायर। हमें पता है कि F42 का भी अगेन आपका वही एक सेम लाइन में कंपोनेंट बन रहा है, सो वी हैव टू अगेन मतलब पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ होल स्क्वायर वाला, अंडर रूट होल स्क्वायर वाला। सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी आपका अप्लाई हो जाएगा, तो वही आपका √2 इसमें 1 में चेंज हो जा रहा है। सो जो आपका F√2 आया था फॉर एफ डैश वैल्यू से आपका F42 के भी लिए भी सेम वही आएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, √2 को तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 में इंटू करके उसको सेम नंबर में ला लिया। सो KQ स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर था, बस आर स्क्वायर में आपका √2 एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये वाला √2 आपका क्या नहीं होगा, ये वाला √2 आपका मतलब 1 में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रेडियस है उस रेडियस के लिए पर्टिकुलरली रेडियाई बढ़ रहा है, और हमें पता है कि इट इज़ नॉट द एफ रिजल्टेंट, इट इज़ द कंपोनेंट फॉर वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, तो इसमें आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 0.2 इंटू √2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें, F42 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 256 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में 0.04 इंटू √2 स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 256 अपॉन में 4 इंटू 10⁻⁻1 आएगा, और ये 8 बन जाएगा, क्योंकि 4 2 से 8 इज इक्वल्स टू 256 इंटू 9, 9 6 54 का 5, 5 9 45 का 50 का 5, 2 9 18 प्लस 5 2304 अपॉन में 8, सो 2304 को 8 से डिवाइड कर ले, 8 2 से 16, 8 3 से 24, 8 2 से 16 हो जाएगा, 13 में से 6 का 70, 8 6 8 8 से 64, सो
10 में से 4 गया 6, अगेन 4, 8 8 से 64, so 288 into 10 to the power minus 1 is equals to 28.8 Newton will be the F value of F42. ठीक है, so charge on 4 Q2 मतलब हाँ charge on 4 due to charge of Q will be the 28.8 Newton. ठीक है, अब हमें पता है कि F रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला रहता है विच इज़ F नेट इज इक्वल्स टू कितना रहता है, होल स्क्वायर, मतलब दोनों में पहले हम एक काम करते हैं कि दोनों का प्लस करके रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका एक लाइन में ऐसे वेरी कर रहा है, एक आपका F डैश है, एक आपका F42 डैश मतलब वेक्टर है, सो एक आपका वैल्यू है 57.6 न्यूटन, एक आपका वैल्यू है 28.8 न्यूटन, दोनों एक है, सो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। सो 28.8 जो है उसमें हमको एक चीज़ नोटिस करना है कि इट इज़ फॉर डायगोनल एंड ऑल्सो फॉर द थीटा's composition. So 28.8 will be act as it is during the nature of cos 45 angle. So हमको इसके साथ cos 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और cos 45 के साथ ये होके गुजर रहा है, और इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका हमारे पास f डैश आ रहा है विच इज़ इक्वल्स टू 57.6। हमें पता है कि cos 45 डिग्री का फॉर्मूला होता है √2/2, सो 28.8 √2/2, where 2 can be cancelled as 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 14.4 into √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4, so we can multiply 14.4 into 1.4, so 4 4 16 का 1, 4 4 16 17 का 1, 4 1 4 का 5, 4 4 1 6 11 10 2 2061, so 2061 plus 57.6, so 20.16 57.6 कितना आएगा 67756 567 77.76 न्यूटन आ रहा है। सो इसका हमको एक चीज़ न्यू मिला कि जो हमारे पास 77.76 न्यूटन आ रहा है वो एक्चुअल में एक वेक्टर निकला जो कि हमारे पास अभी F43 और F42 के साथ ही गुजर रहा है। सो हमें पता है कि इन सब का कंपोनेंट को एक साथ करना था, बस इनका कंपोनेंट एक साथ करके ये वाला आया। अब इन दोनों को एक साथ करके हमको अगेन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिर चार्ज चला जाएगा, चार्ज से फोर्स को हमको कैप्चर करके उसको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सो वी हैव टू डू इट अगेन विथ द फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट। सो हमको पहले तो मिल गया F43 और F42 का मतलब चार्ज जनरेट करने के लिए। सो यहाँ पर आपका एक फोर्स निकला है 77.76 न्यूटन। अब ये 77.76 न्यूटन आपका किस किस चार्ज के प्लस में इक्वल रहेगा वो हम देखते हैं। सो हम पहले लिख लेते हैं कि जो आपका F नेट आया था इस इक्वल्स टू कितना आया था 77.76 न्यूटन। ओके, सो पहले हम ये वाला आप लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम इसके नेक्स्ट वाले मेथड में समझेंगे कि कैसे हम वेक्टर एनालिसिस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। फिर आप देख लेना कौन सा आपको इजी लग रहा है, देन यू कैन सॉल्व इट इन वन। आपको एग्जाम टाइम में किसी एक को सॉल्व करना है, किसी एक मेथड से सॉल्व करना है। समझ के रखिए बहुत सारे मेथड्स जिससे आपको फोर्स का, कूलम्स लॉ का, चार्जेस का कंसेप्ट क्लियर है। ओके, तो हमारे पास जो एफ नेट है वो एक्चुअल में एक फोर्स है विच इज़, मान लो कि ये हमारे पास बेसिकली ये वाला जो F43 वेक्टर है इसका एक एक्सिस है, ये वाला हमारे पास F42 का एक्सिस है, वेक्टर F42 का एक्सिस है। यहाँ से हमारा एक वेक्टर हमने सम ऑफ करके निकाला था ऐड करके, विच इज़ इक्वल्स टू द एफ नेट वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू 76 न्यूटन विच इज़ द न्यू फोर्स रिजल्टेंट। ठीक है, सो हमें पता है कि इसके थ्रू हमारे पास एक और फोर्स आ रहा है। अब इन तीनों का जो हमारे पास सम आएगा वो इक्वल हो जाएगा एफ रिजल्टेंट के, मतलब जो हमारे पास एक चार्ज में चार्ज आएगा उससे हम पूरे का सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, हमें पता है कि 77.76 आपका दो ही का चार्जेस आ रहा है क्योंकि हमने इक्विवेलेंट ला के चार्जेस लाए हैं।
सो इसका भी 77.76 न्यूटन फोर्स कैरी करेगा, इसका भी 77.76 फोर्स कैरी करेगा। और इसका एक हमारे पास पर्टिकुलर चार्ज डिफाइन होगा कि हमारे पास एक्चुअल में ये जो स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर बॉक्स था उसमें कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है, कितना चार्जेस का फोर्स सप्लाई हो रहा है। सो हम अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं विच इज़ एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 77 पॉइंट, क्योंकि हमें था कि दो फोर्स इक्वल थे और दो फोर्स का भी आपका मैग्नीट्यूड सेम है, तो 77.76 स्क्वायर प्लस 77.76 का स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, और जितने भी यहाँ पर वो सब थे 2 इंटू वो सब कर लीजिएगा F1 F2, ये कैंसिल तो हो ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कॉस 90 का वैल्यू आपको जीरो ही आना है, जीरो के साथ एनीथिंग मल्टीप्लाइड इज ऑलवेज जीरो। सो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला आने वाला है वो 77.76 स्क्वायर होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका जो अंतिम आंसर आएगा वो कैसे आएगा, अंडर रूट ऐसे नहीं लिखते, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 77.76 स्क्वायर प्लस 77.76 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हमको देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा बेस कहाँ पर बन रहा है। सो यहाँ पर इसका अगर सेम बेस बन रहा है तो इसका कोफिशिएंट्स का हम ऐड कर देंगे विच इज़ अंडर रूट 277.76 इंटू में हाँ 2 इंटू 77.76 का स्क्वायर, देन रूट इसका अगर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा और रूट 2 ही रह जाएगा और इंटू में 77.76 बाहर। अब हम सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 77.76 रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 1.41, सो 6 1 6 7 7 7 7 7 7 इंटू 4 6 24 का 2 7 4 6 24 का 2 7 4 28 का 30 का 3 7 4 28 28 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 31 3 7 4 28 प्लस 3 31 6 1 6 7 1 7 7 7 7 7 6 11 8 8 plus 6 14 8 plus 1 9 plus 7 16 का 1 2 9 10। सो हमारे पास कितने पॉइंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 109.6 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 110 न्यूटन। ठीक है, सो आपको जो रिजल्टेंट मिला एफ रिजल्टेंट इट इज़ इक्वल्स टू एफ रिजल्टेंट इक्वल्स टू 110 न्यूटन। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितना फोर्स आपका मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर चार्ज में, जिससे हमको पता चल गया कि तीनों चार्जेस से एक पर्टिकुलर चार्ज में 110 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इट इज़ वेरी मच लार्ज फोर्स। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट मेथड था। अब हम इसका सेकंड मेथड सॉल्व करेंगे वेक्टर एनालिसिस फॉर्मूला से। सो क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड मेथड ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा लेंदी था। सेकंड मेथड आपको इजी लग सकता है क्योंकि उसमें ज़्यादा लेंदी नहीं है वो, वैसे दोनों ही ईजी है समझ जाने से, और दोनों को एक साथ एक मतलब दो मेथड्स में समझने में ना ईजी होता है। सो सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, बस आपका जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा। क्वेश्चन में वही था, आपका एक स्क्वायर था, उस वाले स्क्वायर में 16 माइक्रोकूलम ऐसे चार्जेस सप्लाई हो रहे थे। अब यहाँ पर आपका एक चार्ज ऐसे जा रहा था विच इज़ F4 1 ड्यू टू 1 इट इज़ Q1 इट इज़ Q2 इट इज़ Q4 इट इज़ Q4। हाँ, अब ये वाला एक और चार्ज आया विच इज़ F4 3 एंड रिजल्टेंट विल बी एक्ट एज लाइक दिस। हमें पता है कि जो रिजल्टेंट रहेगा, जैसे कि हमने इस पिछली बार F डैश न्यू रिजल्टेंट निकाला था दोनों कंपोनेंट्स के थ्रू, इस बार हम सेम एंगल के थ्रू एक कंपोनेंट निकालेंगे विच इज़ दिस। सो हमें पता है कि ये जो हमारे पास ऊपर वाला है वो है आपका एक्स एक्सिस, और हम इसको वाई एक्सिस भी मान सकते हैं, और वाई एक्सिस और ये वाला आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
पॉजिटिव और पॉजिटिव एक्सिस के बीच में आपका जो ग्राफ रहता है वो वेक्टर एनालिसिस के थ्रू फर्स्ट में आपका आई कैप के तौर पे इसको डिनोट किया जाता है और सेकंड आपका जे कैप के थ्रू डिनोट किया जाता है. जो आपका रिजल्टेंट का वेक्टर यूनिट वेक्टर रहता है वो आपका यू कैप से डिनोट किया जाता है. सो इसका जो मेन फॉर्मूला रहेगा वो एक्चुअल में डायगोनल से कट रहा है. सो डायगोनल से आपका जो न्यू एफ निकल रहा है विच इज़ F2 वो आपका मतलब थोड़ा सा मतलब एंगल चेंज कर रहे हैं और एंगल चेंज करने के बाद भी वो न्यू एरिया बना रहा है. सो यहाँ पर आपका जो एरिया होता है वही सेम √2a और यहाँ पर आपका एक एंगल दिख रहा है विच इज़ tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल्स टू वी नो दैट परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला. सो यहाँ पर लिख देती हूँ tan थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस का थ्योरम. अच्छा, सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका एक एक मेजरमेंट था वो 0.2 मीटर का था. सो 0.2 अपॉन 0.2 मीटर इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पर जो आपका दो अलग से आपको बाइसेक्टर दिखेंगे वो 1 लेंथ के मिलेंगे. सो ये भी आपका 1 होगा, ये भी आपका 1 होगा. अब दोनों 1 लेंथ में मिल गए. यूनिट वेक्टर में डायरेक्शंस के लिए हमको वेक्टर एनालिसिस करना पड़ता है और वेक्टर एनालिसिस करने के बाद आपको वो जो अंडर रूट फोर्स का जो फॉर्मूला वो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो डायरेक्शंस के लिए था. अच्छा, अब ये भी डायरेक्शंस के लिए पर यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर के थ्रू जा रहे हैं इसीलिए हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. हम सिंपल वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट एफ डैश है वो इक्वल हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 के. इट इज़ द मल्टीपल चार्ज फॉर्मूला विच इज़ ऑल्सो नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस. अच्छा, अब एफ डैश के इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3 है. सो F1 आपका कौन सा वाला है, ये वाला. सो हम लिख देते हैं F1 इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डॉट आई कैप. ये आपका यूनिट वेक्टर है फॉर द डायरेक्शन मूवमेंट. अच्छा, ये आपका F2 है वो भी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, ये वाला. अच्छा, यहाँ पर मैंने F2 लिखा है तो आप F3 भी लिख सकते हो. F3 लिख दिया तो आपने डायग्राम में वैसे ही आपको थ्योरी भी लिखना पड़ेगा. सो F3 इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डॉट आई कैप है, ये जे कैप है. सो डॉट जे कैप विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ F3. फॉर F2 वी आर हैविंग अ डायगनल. सो डायगनल के लिए आपका वही सेम रहेगा, बस आपका हमने तो पहले से इसका लेंथ निकाल के रखा है फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्दर यूनिट वेक्टर्स. बाकी आपका जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगा. आर स्क्वायर वही बन जाएगा आपका आर स्क्वायर डॉट √2 स्क्वायर. बस मतलब हम इसको टोटल ऐसे लिखेंगे √2r होल स्क्वायर. समझ में आ जाएगा. अब इसको हम एक काम करते हैं इजी में वे में इसका कॉमन निकालना है बाद में तो हम इसको इजी में लिख देते हैं 2r स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर यू कैप. अब यू कैप का ओपन करने का तरीका क्या होता है, आई प्लस जे, मतलब आई वेक्टर आई वेक्टर जे ऐसे भी लिख सकते हैं. आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड्स. ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर फाइंडिंग द वेक्टर फॉर्म में जैसे हमें पता है कि ये सब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लिख रहे हैं. सो अंडर रूट हमको लिखना पड़ेगा. बाकी अगर आप यूनिट वेक्टर को अगर आपके पास फॉर आई कैप एंड जे कैप ऐसे वैल्यूज नहीं है सो अब तब हम सिर्फ मॉड लगा के इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने कूलम्स लॉ को समझा था. इसको हमको मैग्नीट्यूड के थ्रू सॉल्व करना है. सो वी आर हैविंग आई प्लस जे कैप. सो इसका हमको स्क्वायर करके उसका आंसर लगाना पड़ेगा. सो यहाँ पर आई और जे का मैग्नीट्यूड कितना फाइंड किया था हमने tan थीटा के थ्रू 1 सो इसका आई का भी 1 है और जे का भी 1 है तो हम इसको लिखेंगे आई स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो यू कैप का जो मेन फॉर्मूला आएगा वो आई कैप प्लस जे कैप अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट 2. सो ये वाला आपका यूनिट वेक्टर आ गया. अब ये यूनिट वेक्टर आपका डॉट में आ जाएगा विच इज़ आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में अंडर रूट 2. बस अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो हम लोग के पास एफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ ऑल. सो यहाँ पे सम कर देते हैं. सम में कॉमन निकल जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर ये वाला.
सो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या है, आई कैप ब्रैकेट में है प्लस जे कैप प्लस 1 अपॉन 2√2 आई कैप प्लस जे कैप। बस अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है। सो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई और आई को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। सो हमको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, सो आई और आई का मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है। सो के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई कितना होता है 1 प्लस 1 अपॉन 2√2 तो सब में कॉमन है, और जे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2√2 है ना। सो एक्चुअल में ये आई प्लस जे का अपॉन में है, ये वाला सही है। अब आई कितना होता है 1, मतलब आई कैप इंटू आई कैप हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपका 1 आता है, प्लस 1 अपॉन 2√2 आपका कॉमन मतलब कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर निकाल रहे हैं, और इसका प्लस आपका समेशन के बाद आता है, प्लस कितना है जे कितना होता है 1 प्लस 1 अपॉन 2√2। सो इसका करना पड़ेगा आपका मतलब ये हमें पता है कि सब वेक्टर फॉर्म में है। सो ये इसका आई कैप और जे कैप साथ ही रहेगा। आई और जे कैप आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर्स हैं, तो इसको हमको करना पड़ेगा अगेन होल स्क्वायर का फॉर्मूला से ओपन करना पड़ता है। सो इसका पूरा कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डॉट होल मतलब अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन 2√2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2√2। बेस सेम है, सो कोफिशिएंट्स को करिए ऐड, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट्स को ऐड कर दीजिए। सो 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2√2, और ये अंडर रूट था, ये स्क्वायर में था, ये दोनों स्क्वायर में है। अब √2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे, और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2√2। अच्छा, अब हमको पता है कि ये मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, सो पहले हमको इसको इसके साथ करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म ऐसे। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू √2, ठीक है, एक साथ है। सो इसको पहले कर लिए हम, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से यही आ जाएगा, प्लस अगेन इसको इसके साथ करिए। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आएगा 2√2, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा पहले हमको √2 को इसके साथ करना था, तो हम पहले इसको इसके साथ कर लेंगे, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि √2 तो इसके टर्म में है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर √2 प्लस √2 इंटू 2√2, √2 एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे, 1 अपॉन 2 आ जाएंगे। अब अगेन हमको इसको इसके साथ करना पड़ेगा। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर √2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 डिनोमिनेटर। अच्छा, अब हमारे पास के का क्या फॉर्मूला है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.2 का होल स्क्वायर, √2 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, इंटू नहीं है, प्लस है, प्लस अगेन 9। अच्छा, सो ये सेम है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 57.5, सो 57.6 आ रहा था। सो 57.6 इंटू √2 प्लस वही 57.6 का डिवीजन विथ 2। सो इसको मिटा देते हैं।
कितना है 57.6 1.4 के साथ, क्योंकि रूट 2 का कितना होता है वैल्यू 1.4, 6 4 सा 24 का 2, 7 4 सा 28, 728 प्लस 2 30 का 3, 7 5 4 सा 20 23, 4 6 10 3 5 प्लस 3 80 मतलब 80.64 आ रहा है, और इसका कितना आएगा 57.6 अपॉन 2। सो इसको सिंपल डिवाइड कर दीजिए, ये तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। 2 2 सा 4, 1 2 8 सा 16, 28.8 प्लस 80.64। सो इसको ऐसे डायरेक्ट कर देती हूँ। 4 8 प्लस 6 14 का 1 9, और इसमें आ जाएगा 8 9 10, मेरा आ रहा है 109.44। सो आप इसको अगर चाहो तो इसका नंबर बढ़ा सकते हो। सो अगर हम 1.41 के साथ चाहे तो इसको कर सकते हैं, तो वी कैन ईजीली गेट द वैल्यू ऑफ 110 समथिंग न्यूटन। तो हम देखें कि इस वाले फॉर्मूला से हमको डायरेक्शंस के साथ इजी हुआ। सो आप कर सकते हो ऐसे भी, और जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा वैसे भी। सो इसके दो मेथड्स हैं, और दो मेथड्स में हमने एक वेक्टर डायरेक्शंस मतलब यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व किया, मतलब मल्टीपल चार्जेस में, और एक हमारे पास फर्स्ट मेथड का था जो कि हमारे पास क्या था, विदाउट यूनिट वेक्टर का फॉर्मेशन के साथ था। सो हम यहाँ पर दोनों ही आंसर में 110 न्यूटन आंसर हम लाए। सो इस वाले क्वेश्चन का आपका ऐसे ही आंसर आएंगे। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन से हमने ये समझा कि आपका पर्टिकुलर सेम चार्जेस की वजह से किसी भी एक चार्ज में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वही फोर्स हमको देखना है कि एक एक चार्ज में आपको इतना फोर्स कैलकुलेट हो रहा है। सो थैंक यू। इसके बाद हम समझेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 में जो हमने मल्टीपल चार्जेस पेंडिंग रखा है उसको। थैंक यू।